अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। मेरे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं तज्ज़ियाकार शहराज अवैसी, जिनसे उनके तज्ज़िये जानेंगे और टॉप स्टोरीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। शहराज साहब, सबसे पहले हम रेस्क्यू 1122 आज 21 बरस का हो गया माशाल्लाह। सालगिरह के मौके पर उनको मुबारकबाद भी देते हैं। आप बताइए कि ये रेस्क्यू 1122 कैसे बना, कब बना, किस तरह काम कर रहा है और आगे क्या है इसके इरादे? फरहाना, पहले तो बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, रेस्क्यू 1122 ये तो एक मसीहाओं का ग्रुप है। ये रहमत के फरिश्ते मैं इन्हें कहता हूँ कि जब आप जहमत में गिरफ़्तार होते हैं, किसी वबाल में गिरफ़्तार होते हैं, तो रहमत के फरिश्तों के रूप में अचानक नाजिल होते हैं आपके सामने और आपके मसीहा बनकर आपके ज़ख्मों पे मरहम रखने का सबब बनते हैं। नो डाउट। रेस्क्यू 1122 को 21वीं सालगिरह की ढेर मुबारकबाद। और मैं कहता हूँ कि पारे मुल्क के हर फर्द को इनकी इस खुशी में शरीक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और आज रेस्क्यू हेडक्वार्टर में तकरीबात भी हो रही हैं। मुल्तान से भी कई जो हमारे रेस्क्यू के दोस्त हैं वो उधर गए हुए हैं। अच्छा। बाकी इसके आगाज़ की जहाँ तक आपने बात की, इनके डीजी डॉक्टर रिजवान नसीर साहब डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से। अच्छा। सन 2000 में उनका एक दोस्त हादसा हुआ उनके किसी दोस्त के साथ, उनको हॉस्पिटल लेकर गए तो सारी बातें काफ़ी तकलीफ़ में थे। तो उनके जहन में आया कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जब कोई ज़ख्मी हो तो उसके पास, ज़ाहिर बात है उस वक्त लोग डरा करते थे कि पुलिस केस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जहाँ लोग किसी भी केस से हट कर, किसी भी खौफ से बेनियाज होकर किसी इदारे को आवाज़ दें। बाकी तमाम मामला बाद में होते रहें, लेकिन जो मरीज़ है, जो ज़ख्मी है, उसको फ़ौरन रिलीफ मिले। फर्स्ट एड दी जाए। उन्होंने फिर जो है मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी मुख्तलिफ़ महकमों को। लेकिन हमारे यहाँ है सुर्ख फीता होता है ना, उस वक्त थे सेक्रेटरी दाखिला तस्लीम नूरानी साहब शायद। तो उन्होंने इस सिलसिले को ख़ास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने वफाक को पहले तजवीज़ भेजी। बिल आखिर उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को ये तजवीज़ भेजी। अच्छा। परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर बात है काबीना में लेके गए। तो काबीना ज़ाहिर बात है हमारी सुस्तुल वजूद वज़ीरों में मुश्तमिल होती है। वो तो सहूलत के मारे होते हैं ना, उनके पास तो हर सहूलत होती है। उन्होंने कहा नहीं चौधरी साहब, ये नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, कहाँ से अरबों रुपये लाएंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी इस तजवीज़ को समझ चुके थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब ऐसा करें, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक शहर को चूज़ करें और तजर्बाती तौर पर ये जो है ना इदारा, ये चला के हमें बताएँ। उन्होंने लाहौर से इसकी शुरुआत की। अच्छा। लाहौर में ऐसा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला कि 6 माह के अंदर अंदर इसे 12 और ज़िलों में इसको फैला दिया गया। अच्छा। और चौधरी परवेज़ इलाही का ये जो काम है, मैं बबांगे धोल कहूँगा, हर तरह की सियासी वाबस्तगी से हट कर कि हर बंदे ने मर जाना होता है, लेकिन सदके जारी का सिलसिला इंसान को छोड़ देना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी ज़िंदगी में सदका जारी का ये बहुत शानदार सिलसिला छोड़े जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो भी ज़ख्मी होता है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो वो जब भी उसके पास कोई एम्बुलेंस पहुंचती है या उसको रिलीफ मिलता है तो उसका सवाब डायरेक्ट चौधरी परवेज़ इलाही के खाते में लिखा जा चुका अल्लाह ताला है। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है ना, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, आप ये फरहाना हमारे माशरे को जानती है कि नई हुकूमत पिछले हुकूमत की दामाद को बिल्कुल ना नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस इकदाम को सराहा, इसे 36 अजला तक फैलाया। फिर वो लेकर आए, इसमें उन्होंने एक नई चीज़ ऐड की, बाइक रेस्क्यूअर्स। अच्छा। उस वक्त लोगों ने इतराज़ किया कि बाइक रेस्क्यूअर्स कैसे आप ऐड करेंगे, बड़ा अखराजात हैं। लेकिन उन्होंने नहीं उसको नज़रअंदाज किया और आज आप देखें कि छोटी छोटी गली में बाइक रेस्क्यूअर्स पहुँचे होते हैं। उसके बाद मरीम नवाज़ ने भी इस काम को मज़ीद तोसी दी और जो होते हैं इनका जहाज़ जिसे हम कहते हैं एयर एम्बुलेंस का इजाफा किया, एक शानदार चीज़। और कई जगह जहाँ पे आम गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज़ों को वहाँ पहुँचाया। अलगर्ज हर हुकूमत ने इस शानदार जो इदारा है रेस्क्यू 1122 का, उनके शानदार लोगों को कबूल किया, उनको फ़ंड्स दिए, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी की। और आज भी डीजी डॉक्टर रिजवान नसीर, अच्छा, इनको 2-3 दफ़ा जो है ना हटाने की कोशिश की गई, जैसे कई लोग आते हैं ना, लेकिन इनका काम इतना शानदार है कि चाह कर भी इन्हें नहीं हटाया जा सका। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब को, उनके इस इदारे को, उनकी सोच को
सलाम पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिराजी साहब, बिला आखिर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनसे हलफ लिया जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने भी हुक्म जारी फरमा दिया गवर्नर पंजाब के लिए, गवर्नर KPK के लिए कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पहुँचे, बल्कि उनको हेलीकॉप्टर देने की भी तजवीज़ पेश की। ये तो लगता है थोड़ा सा खैर वो तंज़ मज़ाक कह रहे थे, लेकिन एक तरफ से आज बुरी खबर भी है कि आगा सिराज दुरानी PP के जो साबिक और सीनियर वज़ीर रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, आज उनका इंतकाल हो गया। लगता है आपको कि आज जो KPK के गवर्नर है वो हलफ ले सकेंगे? पहले तो वरना हम अफसोस का इजहार करते हैं, वो पाकिस्तान में और सिंध की सियासत में एक बड़ा नाम थे, स्पीकर रह चुके थे असम्बली में। सिंध की सियासत में उन्होंने एक बड़ा मकाम पैदा किया था। अल्लाह ताला उनको जौहर रहमत में जगह दे। बाकी मैं 2-3 दिन पहले कह चुका था एक प्रोग्राम में कि ये बिल्कुल आईनी तौर पे हो रहा है, इस मामले में इनको टांगे नहीं अड़ानी चाहिए। अच्छा। जब एक वज़ीर आला ईवान के अंदर खड़ा और कहता मुस्ताफ़ी होता हूँ, फिर चाहे गवर्नर कबूल करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। उनकी बिल्कुल आईनी और कानूनी कार्रवाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, स्पीकर की पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर, और जो गवर्नर है उनको चाहिए था कि उन्हें फ़ौरन हलफ लेना चाहिए था, ये मामला कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। अच्छा। फिर गवर्नर साहब ने क्या किया जी, उनको बुला दिया, 15 तारीख को तशरीफ़ लाएँ, मैं पहले तस्दीक करूँगा। दरअसल गवर्नर साहब वो एक डिले क्यों कर रहे थे? डिले एक ना इनके दरमियान एक इलाकाई मुखालफत भी है। अच्छा। आपको याद होगा गंडापुर साहब ने 2 महीने पहले कहा था कि तुम गवर्नर चले जाओ कि मैं वज़ीर आला रहूँगा। हाँ। लेकिन आज वज़ीर आला चला गया, गवर्नर मौजूद है। वो उनको बुलाकर जिताना चाहते थे, देखो गंडापुर साहब आप जा रहे हो, मैं मौजूद हूँ। ये यानी कि असल मुखालफत का मुझे समझ आ रही है कि यही मामला था। फिर वो कराची चले गए। अच्छा, बिलावल साहब की भी सियासी गेम है। क्या बिलावल साहब को नहीं पता था उन्हें हलफ लेना है? वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग, क्योंकि नून लीग और बीबी मरियम नवाज जो 4-5 माह से टीज करना चाह रहे हैं, यानी वो कहते हैं ना कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, तो यही मामला दरपेश है इधर। बाकी आज स्पीकर जाएंगे, हलफ लेंगे, मेरे ख्याल में कोई ऐसी मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अच्छा। और उन्हें हलफ लेना चाहिए। वो वैसे काम ना करें जो PTI के गवर्नर्स करते थे। इस तरह इनमें और PTI के गवर्नर्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आइन और कानून को मानने में इस मुल्क की आफियत है, उन्हें हलफ लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बात होगी 2 सूबों की जो उधर हो रहा है। भला आखिर पंजाब की वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया है कि पंजाब में जो सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि बेकरी आइटम्स की जो कीमतें वो बढ़ रही हैं, लेकिन सब्जियों की कीमतें वो तो पर ही लग चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस पर नोटिस लिया है और हुक्म जारी किया है कि भाई कम करें इसको, बरह रास्त वो खुद मॉनिटर करेंगे। क्या लगता है उनके नोटिस लेने के बाद सब्जियां अब नीचे आएंगी? शुक्र उनको ख्याल आ गया। ये तो 1-1.5 माह से मैं मोहतरमा बीबी मरियम नवाज साहब को कहूँगा कि मोहतरमा ये तो 1.5 माह से आवाम तंग है। ठीक है ना। आप ये देखें कि जो प्याज, जो टमाटर, प्याज 20 रुपये किलो से ऊपर नहीं जा रहा था, टमाटर 30-40 रुपये किलो से ऊपर नहीं जा रहे थे, आज उन्होंने सेंचुरी की हुई है। 400 रुपये किलो। हाँ जी, आज उन्होंने सेंचुरी की हुई है, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, उससे ऊपर गए हुए हैं। कोई सब्ज़ी, वो सब्ज़ी जो बच्चे पसंद नहीं करते घरों में, वो भी वालदैन की पहुँच से दूर हुए हैं कि बेचारे माँ बाप करें तो करें क्या, ये जो घर के सरबराह हैं करें तो करें क्या। ठीक है ना जी, शुक्र है आपको ख्याल आकर नोटिस लेने का। नहीं तो जो आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, जो आपने पेरा बनाए हैं, वो तो सुस्तुल वजूद, काहिलुल वजूद, उनको तो शायद ना आपने तनख्वाह लेने के लिए हायर किया है। मैं देखता हूँ पेरा फोर्स के जवानों को बाइक्स पे हीरो बने हुए, काले चश्मे लगाए, ठीक है ना जी, रोड पे फिर रहे होते हैं। हाँ जी, जायजे ले रहे होते हैं। नहीं जनाब, उनको गाड़ियाँ मिली हैं, हैवी बाइक्स मिली हैं, तो वो तो हीरोपंती दिखा रहे हैं। लेकिन अवाम जी बेचारी जो है ना तंग है, और आप विलन बनती जा रही हैं। वो हीरो बनते जा रहे हैं और आप विलन बनती जा रही हैं। लेकिन उन्होंने नोटिस लिया है, और मैं अमूमन देखता हूँ कि जब मोहतरमा नोटिस लें तो उस पर अमल दरामद होता है। वो अपने अहकामात पे अमल दरामद कराना जानती हैं। फिर एक और आपको बात बताऊँ फरहाना, बेचारी वज़ीर आला के लिए क्या करें? ये जो इदारे बने हुए किस खेत की मूली है, ये किस मर्ज़ की दवा है? इन्होंने क्या करना है? क्या इनके ज़िम्मे जो काम है वो किसने करने? इन्हीं लोगों ने करने हैं। जब हर इदारा अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा करेगा तो मुल्क में या हमारे माशरे में कोई अफरा तफरी बेचैनी नहीं फैलेगी। आज प्रेस कंट्रोल कमेटियाँ, पेरा जैसे इदारे खलूस नियत से काम करें तो क्या मजाल है सब्ज़ी मंडी के आड़तियों की कि वो अपने ये जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं ये स्टॉक करें और मनपसंद कीमतों पे फ़रोख्त करें। फिर अगवा की उन्होंने एक और भी कुछ इकदाम का ऐलान किया है। ये जो टोल टैक्स वसूल किया जाता है, पर्ची सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा। मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप का निज़ाम मुतारिफ़ कराया जा रहा है, और इसमें भी लूट मार में काफ़ी कमी आएगी कि अक्सर जो मोटरवे साहबान बैठे होते थे ना सड़कों पे, हाईवेज़ पे, तो वो फेक पर्चियाँ देकर, क्योंकि गाड़ी वाले तो पैसे दिए और पर्ची लेके चला गया, फेंक देते थे, देखते नहीं थे। फेक पर्चियों के ज़रिए पैसे में गबन होता था। डिजिटल निज़ाम हमारा, उसमें भी लूट मार में कमी होगी।
उन लोगों के। दूसरा 5 बड़ी शाहराहों की तमीर का ऐलान किया गया। और सबसे शानदार बात मुल्तान के लिए, मुल्तान बिहाड़ी रोड को पाकिस्तान का पहला डस्ट फ्री रोड बनाने का ऐलान किया गया। ये अगर बन जाता है ना तो मरियम नवाज का नाम तारीख में और आज आप ये देखें कि वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उस 93 किलोमीटर लंबी रोड के किनारों पे एक मखसूस किस्म की टाइल्स नस्ब की जा रही हैं जो कलरफुल टाइल्स, हाँ, इर्द गिर्द से उड़ने वाले जो गर्द है उसको भी कंट्रोल करेंगी। यानी एक शानदार वहाँ के माहौल में भी बेहतरी होगी। यानी उन लोगों ने जो वहाँ सब्र किया है काफ़ी अरसे, उनको अच्छा फल मिलने जा रहा है। ये टाइल्स लगाने के साथ अगर दरख्त भी लगा दिए जाए ना इर्द गिर्द तो अच्छा, ये जो है ना नून लीग वाले सड़कें बनाने में माहिर हैं। ये शेर शाह शूरस्तानी आप इन्हें कह सकते हैं। ये मेट्रोज बनाते हैं, मोटरवेज बनवाते हैं, सड़कें बनाते हैं, वहाँ दरख्त जरूर लगवाते हैं। ये इनकी आदत है, उम्मीद है ये लगवाना चाहिए, बिल्कुल लगवाना चाहिए। चलिए जी, अगर हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों ने बलाखिर एक दूसरे से हाथ मिला ही लिया। कैसे मिलाया, क्यों मिलाया, कब मिलाया और अब जरूरत क्यों पेश आई इनको? कहाँ तक भागेंगे? अब देखें, कल मलेशिया में सुल्तान मोहम्मद जोहर जूनियर हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा। वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी टीम्स जब मुकाबला से पहले और बाद में वारे हुई तो उन्होंने एक दूसरे से हैंडशेक किया, हाथ मिलाया। क्यों मिलाया वो भी आपको बता देता हूँ। पिछले में ट्रॉफी नहीं मिली थी ना? हॉकी नहीं, हॉकी है ओलंपिक्स का खेल। अच्छा। ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल नहीं है वो। और आईसीसी पे वैसे इंडिया की उजारादारी है, हॉकी पे इंडिया की उजारादारी नहीं है, फुटबॉल पे इंडिया की उजारादारी नहीं है। आप फुटबॉल का मैच हो जाए पाकिस्तान इंडिया का, मैं आपको दावे से कहता हूँ वहाँ भी हाथ मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? ओलंपिक्स का खेल है और इंडिया ने 2036 से 2040 के गालबन ओलंपिक्स के लिए उन्होंने बोली या में हिस्सा लेने का ऐलान किया हुआ है। अच्छा। अपने इंडिया में कराने के लिए। सही। तो भाई जब आप ये काम करेंगे, उन्हें पता है कि अगर हम ये काम करेंगे ओलंपिक्स के किसी खेल में तो हमें ओलंपिक्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इन्होंने अगर हाथ मिलाए भी है ना, हाँ। इसमें इनका एक मतलब है, अपना मफाद है। लेकिन बिल आखिर चाहे मफाद है चाहे मतलब है, उन्हें सब्ज यूनिफॉर्म में मुलव्वस हमारे हीरो से हाथ मिलाना पड़ेगा। मज़ा आ गया। बिल्कुल। दूसरी जानिब हम आते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उस पे एक ग्रोह तबका तबसरे कर रहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती चली आ रही है चट्टान से मजबूत, उसमें दरारें पड़ती नज़र आ रही हैं। लेकिन कल एलामिया जारी किया है चाइना की जानिब से। उसने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई कुर्बत है उससे हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारी दोस्ती वैसी थी और वैसी ही रहेगी। कैसे देखते हैं आप इस एलामिया को? इस दोस्ती को भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये अमूमन आमतौर तौर पर कहते हैं कि समंदरों से गहरी, हिमालय से बुलंद। ये वाकई ऐसा है। उसकी वजह हमारी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है। पाकिस्तान चाइना के बगैर और चाइना पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान चाइना की डिफेंसिव लाइन है और चाइना पाकिस्तान की ज़रूरत इसलिए है कि कई मुश्किल हालात में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अगर इंडिया में एक तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो चाइना अपने बॉर्डर से इंडिया को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये दूसरे, और अगर अमेरिका चाइना पे बराह रास्त क्यों नहीं कोई हमला कर सकता या कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बीच में पाकिस्तान एक शानदार डिफेंस इसकी सूरत मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे बगैर नामुकम्मल हैं। पाकिस्तानी क़यादत को भी इस चीज़ का एहसास है, चाइना की क़यादत को इस चीज़ का एहसास है। आपने चाइना को देखा कि इंटरनेशनल परेड में उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को सबसे आगे रखा। और अब पाकिस्तान ने सफारती सतह पर और दफ्तर ख़ारजा की सतह पर अंदरूनी बैरूनी हर तरह के जो है ना जगहों से उन्होंने पैगाम भिजवा दिए हैं। और बिल आखिर चाइना ने अपनी वजारत ख़ारजा के थ्रू कह दिया है कि हमें कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को यकीन दहानी करा दिया है कि हम अगर अमेरिका से कोई कारोबार करने जा भी रहे हैं तो इसमें हमारे ताल्लुकात, हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और चाइना भी इस बात को समझता है, उन्होंने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया और इंशाल्लाह हमारी दोस्ती ऐसी हमेशा सदाबहार रहेगी इंशाल्लाह। दूसरी जानिब माहिरीन ने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि इस बार जो सर्दियां पड़ने वाली हैं वो बड़ी शदीद और कड़क किस्म की पड़ने वाली हैं। तो इस सिचुएशन में सैलाब मुतासरीन जो अभी पाकिस्तान में सैलाब आए, यकीनन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए। क्या कैसे देख रहे हैं, क्या उनकी बात वाकई में सच हो पाएगी? देखिए, इसलिए मोहतरमा मरियम नवाज़ ने फ़ौरन सर्विस का आगाज़ किया क्योंकि उनको पता था कि इस दफ़ा मौसम की शिद्दत ज़्यादा होगी। सर्विस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। उन्होंने इस बहस में भी फ़ौरन इसे ना साइड पे हुई कि बेनज़ीरी को स्पोर्ट में पैसे दिए जाने दें। उन्होंने कहा मैंने 10 लाख देने हैं और आपके जो कार्ड के थ्रू 10,000 जाते हैं, तो इसका मतलब है वो संजीदा है। और यहाँ पे मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करूँगा जो हमारे मुल्तान के इंतज़ाम है, क्योंकि हमारे ज़िला मुल्तान बहुत ज़्यादा हिट हुआ है और मुजफ्फरगढ़,
इनकी इंतज़ामिया से कि वो ये जो सैलाब मुतासरीन सैलाब ज़दगार हैं उनकी फ़ौरन इमदाद करें, उनके मकानात की तमीर में उनकी मदद करें, उनके नुकसानात का अजाला करें, ताकि वो जल्द अपने जो मस्कन है उसमें आबाद हो सके, पुरसकून तरीके से मौसम की शिद्दत से बच सकें। क्योंकि मौसम की शिद्दत जो है सर्दियों में, गर्मियों में तो गुजारा हो जाता है खैमों में, सर्दियों में खैमों में गुजारा मुश्किल है। और उम्मीद है कि हुकूमतें इनको देख रही होंगी, हमारी ज़िला इंतज़ामिया जो वो भी देख रही होगी, और उम्मीद है कि अभी मौसम की शिद्दत में अगर मेरे ख्याल में इजाफा हो वैसे तो दिसंबर के मिड में या दरमियान में होगा या जनवरी के स्टार्ट में होगा, तो 1-1.5 माह का अरसा है। तो उम्मीद है कि जो हुकूमतें हैं उन तक ये बिल्कुल महकमा मौसमियात की पेशन कोई पहुँच गई होगी और वो तैयारी करेंगी और उन्हें करने भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और ज़िले इंतज़ामिया जो हमारी है वो भी बड़ी मुतहरक है दूसरे मामलात में भी। जब से डीसी साहब का तबादला मनसूख हुआ है तब से वो बड़े मुतहरक हैं। वो निश्तर के दौरे कर रहे हैं, वो सुथरा पंजाब के तहत दौरे कर रहे हैं, भले वो गंदम उगाओ मुहिम में सेमिनार में शिरकत हो, फुर्तियाँ आ गई हैं उसमें। क्या ये क्यों हुआ है अचानक से? एक्टिव वो पहले भी थे, हाँ। लेकिन अब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि थोड़ी फुर्ती बढ़ गई है। बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। शायद उनको एहसास हुआ कि अगर मुझे मेरा तबादला रोका गया तो मुझे भी अप्रूव करना चाहिए कि तबादला रोकने में मैं हक बजाने पे था, मेरा हक बनता था कि मेरा तबादला रोका जाए। ठीक है। अब कल उन्होंने, जैसे आप देखें कि परसों उन्होंने गंदम गाँव के सेमिनार का, सुबह सेमिनार की सदारत की, शाम को स्मोक की रोकथाम के सिलसिले में इजलास की सदारत की। कल उन्होंने पूरे निश्तर का तफसीली दौरा किया, वहाँ पे सेहत की सहूलत का जायज़ा लिया, अद्वियात की जो कमी थी उनका जायज़ा लिया और हिदायत जारी की कि मैं अगला दौरा किसी वक्त अचानक कर सकता हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की कमी जो मैं आज निशानदेही करके जा रहा हूँ मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है इसका बड़ा पॉजिटिव जो है हमें देखने में आएगा। फिर कल उन्होंने मुल्तान शहर का दौरा किया सुथरा पंजाब के सिलसिले में। सुथरा पंजाब के वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सराहते हैं हम, लेकिन अमूमन जब वो उन पे मॉनिटरिंग थोड़ी जब उन्हें महसूस होता है कमज़ोर पड़ रही है वो फिर हड हरामे भी दिखाते हैं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल वही करूँगा सीधा साधा, हड हरामे भी दिखाते हैं। तो भाई कल उनकी इसी हड हरामे को देखते हुए डीसी साहब खुद फील्ड में गए और उन्होंने कहा भाई नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। उनके कान में ये बात डाल दी कि कभी भी और उन्होंने उसके जो सुथरा पंजाब के जो सरबराह उनको कहा होगा कि बस भाई बस ज़्यादा सुस्ती नहीं चीफ साहब। तो चीफ साहब आप अपने अमले को जो है ना ज़रा स्ट्रॉन्ग करें और जो है ना उनको काम पे लगाएं। और उसका रिजल्ट आज जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो मुझे देखने में आया कि वो जो चीफ साहब के जो वर्कर्स हैं वो माशाल्लाह बड़े दिल जमे से काम कर रहे थे और चीफ साहब भी टांगों पे टांगे रखने की बजाय अपने उन्हीं टांगों पे खड़े होकर उनकी निगरानी फरमा रहे थे। ये एक तरफ तो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन दूसरी जानिब मुल्तान शहर में जो गैर कानूनी तौर पे पार्किंग स्टैंड्स हैं उन्होंने शहरियों का जीना हराम करके रखा है, वबाल जान बने हुए हैं। इस पे नहीं लेना चाहिए एक्शन इंतजामिया को? क्या लगता है आपको, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, मैं आता था ना तो डिग्री कॉलेज पहला तो विमेन यूनिवर्सिटी है ना कचहरी रोड पे, हाँ। उसकी बाउंड्री वॉल के साथ मुझे स्टैंड नजर आता था फुटपाथ पे। पैदल चलने वाले और जो बच्चियां हमारी माएँ बहनें बेटियां उस यूनिवर्सिटी में जाती थी उनको बड़ी मुश्किल होती थी। मैं बड़ा हैरान होता था कि सामने डीसी साहब का दफ्तर है, कमिश्नर साहब का दफ्तर है, क्या उनको नज़र नहीं आता? लेकिन 2-3 दिन में ये हुआ कि उस स्टैंड को ख़त्म कर दिया गया। फ्लाईओवर के नीचे है अभी स्टैंड, सबको पता है कि किनका है। तो भाई आलिजा हम आपसे माफ़ी के ख्वास्तगार हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए, आप समझदार हैं, हमसे कोई गलती हो हम किनका नाम ले रहे हैं कि भाई किनका स्टैंड है, आप खुद समझदार हैं। तो बाकी उम्मीद है कि 4 मंजिला जो पार्किंग प्लाजा है वो तामीर की कंप्लीट होने वाली है, तो स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मेरे कुछ वकील दोस्त हैं, मैंने पिछले दिनों एक हमारा मुल्तान नामी पेज है उसने मेरे अल्फाज को एक पोस्ट के जरिए लगाया तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। नीचे कुछ वकीलों ने कहा कि ये जो सीनियर तजिया कारण के आखिरी दिन आ गए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई डरते हैं हम आपसे, लेकिन कुछ वकील समझदार भी, उन्होंने कहा वैसे साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हम माजरत चाहते हैं मुल्तान की आवाम से। इंशाल्लाह जब 4 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तमीर हो जाएगी तो गाड़ियाँ उधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो मेरी जान में जान आई कि सारे दुश्मन नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं हमारे दोस्त। तो भाई मेरा तो रूट ही वही है, मैं पनाह चाहता हूँ, कहाँ मैं ऊपर से आऊँगा, ठीक है ना, ब्रांड मार्केट से घंटे घर से मैंने इधर से गुजरना है। तो आलिजा मुआफ़ी की ख्वास्तगारी अगर कोई ऐसा लफ्ज़ निकल भी जाए, बहरहाल आप वो वकील तबका हमारा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है, उम्मीद है वो इस पे आवाम की मुश्किलात को समझेगा। और बाकी जहाँ तक पार्किंग स्टैंड की आप बात करें, वाकई वो बाले जान बने में मुख्तलिफ़ प्लाज़ों के बाहर ये सिलसिले जारी हैं। फिर आप ये देखें कल
दोस्त प्लाजा निश्तर रोड में बहुत बड़ा प्लाजा है बिल्कुल। मेडिकल एक्टिव फैसिलिटीज़ के हिसाब से, वहाँ बहुत अरसे से कुछ लोगों ने गैर कानूनी पार्किंग का सिलसिला शुरू करके लूट मार मचाई। जफ़र नाम का कोई शख्स है, मेराज नाम का शख्स है, उन्होंने बाइक के 50 रुपये, कार के 100 रुपये, भत्ता ही था ना एक तरह का। देखिए एक मरीज़ है, आप उसे इस तरह परेशान करें। अच्छा, वो मरीज़ ने जाना भी उस प्लाजे के अंदर है और डॉक्टर का क्लिनिक उसी प्लाजे के अंदर है, और उसने उस क्लिनिक के सामने उन्हें बाइक खड़ी करनी है। उन्होंने फिर भी निकलते हुए उस बाइक वाले से, या अगर कार वाला बेचारा आ गया तो उसे 100 रुपये उन्होंने ले लेना है। कल बिल आखिर म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन की इन्फोर्समेंट टीम है, कल उसने छापा मारा है, उनको गिरफ्तारी अमल में शायद उनको शटअप कॉल दी गई है और स्टैंड ख़त्म कराया गया। और इसी तरह मुल्तान के बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे प्लाजे हैं जहाँ इसी तरह के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम हैं। मैं ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इन पार्किंग स्टैंड का फ़ौरन कला कमा किया जाए, ख़त्म किया जाए, और आवाम को जो एक नफ्सियाती यानी कि असरात के अज़ियत दी जाती है उससे छुटकारा दिलाया जाए। बिल्कुल छुटकारा। अच्छा, मुल्तान शहर में पोलियो मुहिम जो है वो आज उसका तीसरा रोज़ है और बड़े ज़ोर शोर से जारी है और इंतज़ामिया भी इसे मोनीटर कर रही है। ये पोलियो मुहिम तो स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ वालिदैन जो हैं वो अभी भी नेग्लिजेंसी कर लेते हैं। ज़िले इंतज़ामिया भी लगी हुई है, क्या लगता है इस बार ये हो सकेगी कामयाब? नहीं, इसमें जो है ना, अब मैंने देखा है कि जो पोलियो का अमला है उस पर मॉनिटरिंग बहुत अच्छी कर दी गई है। वो जाते हैं हर जगह पे, उन पे जो फिर ऊपर सुपरवाइज़र हज़रात हैं उनकी वो भी ड्यूटी अच्छी दे रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी मैं कहूँगा जो बच्चों के वालिदैन हैं। आप उन वालिदैन से पूछें जिनके बच्चे इस मौजी बीमारी का शिकार हैं। अच्छे भले खूबसूरत बच्चों को जब मैं लंगड़ाता देखता हूँ, यानी घिसड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते देखता हूँ, तो मुझे दिली तकलीफ़ होती है। वालिदैन को अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए पोलियो टीमों के साथ तामुन करना चाहिए। बच्चों को पोलियो के कतरे लाज़िम पिलवाने चाहिए। एक अच्छी बात, कल मुल्तान में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ था और कल तक टारगेट था 3 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाना, और सबसे शानदार बात, उस टारगेट को अचीव किया गया है। आज का अगर 1.5 लाख है तो उम्मीद है आज का टारगेट भी अचीव कर लिया जाएगा। यानी कि अगर 4 रोज़ा मुहिम है तो 8 से 9 लाख बच्चे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जाने हैं। जो बच्चे रह गए हैं, वालिदैन से गुजारिश है कि उनको लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं, और जो अब हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, यही हमारा मुस्तकबिल है ना। इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, इन्होंने मुआशरे का मुफीद हिस्सा बनना है। तो जो हमारे रोशन चिराग हैं इनको गुल होने से बचाएं, इनको चमकता दमकता रखें और पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। ज़रूर ज़रूर, वालिदैन भी इस चीज़ पर अमल करें। शराज साहब, आज की टॉप स्टोरीज़ का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, कल आपसे मुलाकात करेंगे, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो वाक़यात हो रहे होंगे उनको आपके सामने रखेंगे और शराजी साहब का तज्ज़िया आपके सामने हम पेश करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।